हमने देखा था कि इनकम टैक्स क्या होता है, और आज के इस लेक्चर में हम उससे आगे पढ़ेंगे टैक्स क्या होता है। कल हमने देख लिया था टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, टैक्स के प्रकार देख लिए थे, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। उसके बाद इनकम टैक्स लॉ के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, 5 कंपोनेंट्स बताए थे मैंने। इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनुअल फाइनेंस एक्ट, तीसरा है अपना जो कोर्ट के लीगल डिसीजंस हो गए, चौथा सर्कुलर्स और इनकम टैक्स रूल 1962। तो ये 5 कंपोनेंट देख लिए थे। उसके बाद हमने देखा था कि 5 कंपोनेंट्स देख लिए थे। उसके बाद कंपोनेंट्स देखने के बाद उसका कि कौन से जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, उसकी कौन से आर्टिकल में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया हुआ है कि वो टैक्स, इनकम टैक्स कलेक्ट कर ले। तो वो था एंट्री नंबर 82 टू द 7th शेड्यूल टू द आर्टिकल 246। उसके बाद हमने देखा था कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि 1 अप्रैल 1962 को इफेक्ट में आया था, और ये एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और इस इनकम टैक्स एक्ट में टोटल 298 सेक्शंस है और 14 क्या है, शेड्यूल्स है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि सेक्शन क्या होता है, सब सेक्शन क्या होता है, प्रोविजो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद द फाइनेंस एक्ट क्या होता है, फाइनेंस एक्ट किस प्रकार से सबमिट किया जाता है, और जो फाइनेंस एक्ट होता है उससे पहले जो भी कोई कानून या कोई प्रस्ताव बजट में पास किया जाता है, बजट डिस्कशन में, उसे क्या कहते हैं, फाइनेंस बिल कहते हैं। द फाइनेंस बिल जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, मतलब पार्लियामेंट में, और उस पर जो बहस होती है, उसके बाद बहस होने के बाद उसको संसद में पारित किया जाता है। पारित करने के बाद जैसे ही अगर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तो फाइनेंस एक्ट कहलाता है। उसके बाद हमने देखा था फाइनेंस एक्ट के 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में इनकम टैक्स की रेट होती है, जो करंट असेसमेंट ईयर होता है उसकी इनकम टैक्स की रेट दी हुई है होती है। सेकेंड पार्ट में टीडीएस की रेट दी हुई है अदर देन सैलरी। थर्ड पार्ट में सैलरी और एडवांस टैक्स की रेट दी हुआ है। अंडर दैट एडवांस टैक्स जो काटते हैं, जमा कराते हैं, उसका टैक्स दिया होता है। एडवांस टैक्स क्या होता है हम आगे देखेंगे। और पार्ट 4 में दिया हुआ है रूल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। तो हमने कल यहां तक देख लिया था। अब नेक्स्ट है अपना इनकम टैक्स रूल। तो जैसे कोई भी एक्ट होता है उसके साथ साथ रूल भी बनाए जाते हैं। रूल का काम क्या होता है कि एक्ट हमें यह बताता है कि क्या करना है और रूल बताता है कि कैसे करना है। तो इसी प्रकार इनकम टैक्स एक्ट 1961 और द एनुअल फाइनेंस एक्ट 19 जो कि ईयर टू ईयर पास होता है, उसमें सारे जो प्रोविजंस दिए हुए उनको कैसे इनेक्टमेंट में लाना है, वो सारी चीजें हम इनकम टैक्स रूल 1962 में हम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। इनकम टैक्स रूल 1962। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स इज लुक्ड आफ्टर बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, मतलब सीबीडीटी। जितना भी जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, बाकी अदर भी अगर कोई भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं तो उनको कौन लुक आफ्टर करेगा? एक डिपार्टमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सीबीडीटी। सर कौन सा डिपार्टमेंट होता है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये किस में आता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसमें एक सीबीडीटी डिपार्टमेंट होता है जो सारे डायरेक्ट टैक्सेस को सुपरवाइज करता है। अब सीबीडीटी का काम क्या है? सीबीडीटी इज एम्पावर्ड टू मेक द रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। सीबीडीटी क्या करेगा भाई? एक्ट पास कर लिया। एक्ट कौन बनाता है? फाइनेंस मिनिस्टर। उसको बिल सबमिट करता है संसद में और वो एक्ट पास होता है पार्लियामेंट के थ्रू। ठीक है, अब पार्लियामेंट में एक्ट तो पास हो गया, अब उसका जो रूल बनाएगा, रूल बनाने का काम किसके पास है? सीबीडीटी के पास। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीबीडीटी के क्या फंक्शंस हैं। तो पावर्स किसको दी गई है रूल बनाने के लिए? डायरेक्ट टैक्सेस के लिए इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट। एक्ट मतलब 19 IT एक्ट 1961। For the proper administration of the Income Tax Act 1961, CBDT frames the rules from time to time, and these rules are collectively called Income Tax Rule 1962.
और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टाइमली रिकवरी ऑफ द इनकम टैक्स और उनका जो भी रिकवरी है, उनका मैनेजमेंट है, ऑफिसर्स का एडमिनिस्ट्रेशन देखना, वो सारी चीजें कौन हैंडल करता है? सीबीडीटी हैंडल करता है। और उसके लिए वो टाइम टू टाइम अपना रूल निकालते जाता है और वो कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? इनकम टैक्स रूल 1962। रूल्स आल्सो हैव सब रूल्स, रूल्स के आल्सो जैसे सब सेक्शन के सब सेक्शन होते हैं, उसके भी सब रूल्स होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, एक्सप्लेनेशन होते हैं। द प्रोविजन टू रूल और सब रूल स्पेल्स आउट द एक्सेप्शन टू द लिमिट। उस केस में भी प्रोविजो क्या करता है? एक्सेप्शन या जो लिमिटेशंस बताता है। और इस केस में क्या करता है? सब रूल वही जो प्रोविजो टू रूल और सब रूल है, उसका काम भी यही है कि आप एक्सेप्शन या एक्सप्लेनेशन दो, कंडीशंस दो, गाइडलाइंस दो ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूएशन as the case may be, spells out the rule or sub rule. The explanation gives clarification for the purpose of the rule. अब देखो, एक्सेप्शन दे रहा है टू द लिमिटेशन, कंडीशन देगा, गाइडलाइंस देगा ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन एज द केस में बी। तो जो द प्रोविजो टू सब रूल और सब रूल स्पेल्स आउट क्या करता है? एक्सेप्शन टू द लिमिट्स, कंडीशन, गाइडलाइंस ऑन बेसिस ऑफ वैल्यूएशन एज द केस में बी, स्पेल्स आउट इन द रूल और सब रूल। द एक्सप्लेनेशन गिव्स क्लियरिफिकेशन फॉर द पर्पज ऑफ द रूल। देखो प्रोविजो इस केस में भी क्या देगा? या तो क्या देगा? एक्सेप्शन देगा, या क्या देगा? क्लियरिफिकेशन देगा। अब एक्सेप्शन में क्या होता है? कंडीशन देगा कि अगर ये कंडीशन हुई तो ये इस रूल इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके लिए गाइडलाइंस दे देगा कि आपको ये चीजें फॉलो करना है, क्लियरिफिकेशन के अंतर्गत आ जाएगी। कंडीशन दे देगा, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन दे देगा एज द केस में भी इन द सब रूल। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप माइंड दैट अलोंग विद द इनकम टैक्स एक्ट 1961 दीज रूल्स शुड बी आल्सो बी स्टडीज। मैंने पहले बताया था कि कोई भी एक्ट पढ़ना है तो उसके लिए आपको रूल तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और नेक्स्ट है क्लियरिफिकेशन, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। सर्कुलर्स क्या होते हैं? सर्कुलर्स आर इश्यूड बाय द सीबीडीटी फ्रॉम टाइम टू टाइम टू डील विद द सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड टू क्लियरिफाई डाउट्स रिगार्डिंग द स्कोप एंड द मीनिंग ऑफ द सर्टेन प्रोविजन ऑफ एक्ट। देखो सर्कुलर क्या होता है? कोई मान लो एक्ट में कोई नया, फॉर एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूं, कोई एक्ट में नया चेंजेस लाया, अमेंडमेंट लाए, ठीक है, और उसके बारे में क्लियर नहीं है, या मान लो कोई एम्बिग्यूटी है। एम्बिग्यूटी मीन्स कि उसमें कंटिजेंट है, पता नहीं लग रहा कि इसका रियल मीनिंग क्या है इस एक्ट का, या कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को। उस केस में क्या करता है सीबीडीटी? अब साथ के साथ तो एक्ट को अमेंड नहीं कर सकते, उसके लिए संसद या उसमें जाना पड़ता है, साथ के साथ कुछ नहीं कर सकते। उसमें इनकम टैक्स एक्ट में भी ना ही कोई चेंज कर सकते हैं। तो उस केस में क्या करता है सीबीडीटी? सर्कुलर निकाल देता है, सर्कुलर निकाल के उसको क्लियर कर देता है टाइम टू टाइम, ईयर एंड, और फिर ईयर एंड पे उस सर्कुलर को एक्ट में या रूल्स में उसको क्या कर देते हैं? मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर का काम क्या हो गया? टाइम टू टाइम जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है या जो भी डाउट होता है उनको क्लियर करने का काम करता है सर्कुलर, ठीक है। ये काम हो गया सर्कुलर का। नेक्स्ट क्या है? दूसरा काम क्या हो गया? सर्कुलर्स आर इश्यूड फॉर गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर्स एंड एससीसीज। सर्कुलर किसके लिए होता है? ऑफिसर्स के लिए, ऑब्लिक एससीसीज के लिए। पर ये बाउंड किसको करेगा? ओनली ऑफिसर्स को करेगा, एससीसीज को बाउंड नहीं करेगा। एससीसी अगर सर्कुलर उसके फेवर में है तो वो उसका फायदा उठा लेगा, अगर नहीं है तो वो इनकम टैक्स का फायदा उठा लेगा। तो सर्कुलर्स अगर मान लो एससीसी को फायदा होगा तो उसका फायदा उठा लेगा, अदरवाइज अगर वो नहीं है तो सर्कुलर को फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। बट ये जो
गाइडलाइंस है वो ऑफिसर्स के लिए रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है द डिपार्टमेंट इज बाउंड बाय द सर्कुलर। डिपार्टमेंट बाउंड बाय द सर्कुलर होगा, while which circulars are not binding on the ACC, they can take advantage for the beneficial of circulars। वो सर्कुलर का फायदा उठा सकते हैं और ये बाउंड करेगा किसको? डिपार्टमेंट को, नॉट टू बाउंडिंग ACC। ठीक है, कोई सर्कुलर है, मान लो कोई एक्ट में कोई प्रोविजन है, उसकी क्लियरिफिकेशन दिया सर्कुलर के थ्रू, तो क्लियर किया डिपार्टमेंट के लिए, बट अगर ACC चाहे तो उस सर्कुलर को चैलेंज कर सकता है किसमें? कोर्ट में। अगर आप उसके अपने फायदे के लिए और लगता है कि ये सर्कुलर सही तरीके से नहीं है या प्रोविजंस उसमें थोड़ा सा गलत लगता है, तो CBDT के जो सर्कुलर इश्यू किया है उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकता है उस सर्कुलर को। और अगर उसके फायदे के लिए है तो वो फायदे में ले लेगा, क्यों कोर्ट में जाएगा। और उसके लिए फेवर में नहीं है तो वो कोर्ट में जा सकता है उसके क्लियरिफिकेशन के लिए। तो कोर्ट क्या करता है, फिर उस डिसीजन को लेता है। क्वेश्चन ऑफ लॉ आपने पढ़ा होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस रेफर्स होते हैं वो क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेस पे होते हैं और उनको वो उस भी आप पे उसमें ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशन आर इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव इफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। The CBDT is also empowered to make and amend the rules for the purpose of the Act by the issue of the notification which are binding on the both department and the ACC। अब सर सर्कुलर तो इश्यू कर दिया आपने क्लियरिफिकेशन के लिए, वो तो चलो ठीक है, बाइंडिंग है, बाइंडिंग है डिपार्टमेंट के लिए। सर्कुलर की बात करते हैं तो ये डिपार्टमेंट के लिए बाइंडिंग है और ACC के लिए बाइंडिंग नहीं है। बट अब CBDT को एक और पावर दिया हुआ है कि आप नोटिफिकेशन निकाल सकते हो। नोटिफिकेशन फॉर एग्जांपल किस रिगार्डिंग निकलता है? जैसे डिपार्टमेंट को यह लगता है कि कोई मान लो टैक्स या इनकम टैक्स एक्ट में कोई कमी रह गई है या कोई लो फॉल्स रह गया है या कोई नया चेंज लाना है। चेंज लाना है तो अभी टैक्स और रूल में तो पूरा चेंज ला नहीं सकते। उस केस में क्या करता है, वो नोटिफिकेशन ले आता है और नोटिफिकेशन निकाल लेता है और अपने रूल्स को अमेंड कर लेता है। ठीक है, तो ये पावर किसको दी हुई है? CBDT को। तो CBDT को वैसे पावर थी, रूल्स आप मेक कर सकते हो, तो वो रूल में चेंज करने की पावर किसके पास है? CBDT के पास है। ठीक है, अब नेक्स्ट है केस लॉज। केस लॉज रेफर टू द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट। द स्टडी ऑफ द केस लॉ इज इंपॉर्टेंट एंड अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ के लिए नहीं है, केस लॉ तो कोई सा भी एक्ट हो उसके लिए रिलेवेंट होता है और मोस्ट अनअवॉइडेबल पार्ट होता है और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द पार्लियामेंट टू कंसीव एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल इश्यूज that may arise in the implementation of the act. Hence, judiciary will hear the dispute between the ACC and the department and give decisions on the various issues. The Supreme Court is the apex court of the country and the law led by the Supreme Court is the law of the land. और जो लैंडमार्क डिसीजन कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट का ही होता है और द डिसीजन गिवन बाय द वेरियस हाई कोर्ट्स विल अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ द स्टेट्स इन विच द सच हाई कोर्ट्स हैव जुडिक्शन। अब क्या कहते हैं, देखो केस लॉ भी इतना इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एक्ट या लॉ पढ़ने के लिए। अब कोई भी एक्ट बनाती है सरकार तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है या कोई और केस में तो क्या करते हैं कि पार्लियामेंट में बिल को प्रस्तुत करते हैं। एक्ट की बात नहीं कर रहा, अभी बिल ही है वो पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया तो वहां पे क्या होता है, डिस्कशन होता है। अगर आपने देखा होगा विधानसभा और राज्यसभा में जो बहसें चलती है वहां पे डिस्कशन होता है। कोई भी जो बिल्स में जो भी प्रोविजंस होते हैं ना उनके ऊपर बड़ा डिस्कशन चलता है। अब डिस्कशन में उनको डील किया जाता है, किसी को मान लिया जाता है, किसी को निरस्त कर दिया जाता है और वापस इसमें अमेंड करके फिर से प्रस्तुत किया जाता है। तो
इस डिस्कशन में अब सारी चीजें, ये तो नहीं है कि सारी चीजें इसी टाइम पे डिस्कस हो जाए, या कोई भी लूप होल्स है या कोई कमी है या कुछ और भी इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो सारी चीजें डिस्कस करना यहाँ पर फॉलो पॉसिबल नहीं है, हमेशा पॉसिबल नहीं होता, इन प्रैक्टिकल कभी पॉसिबल नहीं होता कि सभी चीजों को यही डिस्कशन में कवर कर ले और एकदम पका पकाया, अब इसमें कोई कमी नहीं, वो एक्ट बन के तैयार हो जाए। तो उस केस में क्या, जो सारी चीजें डिस्कस हो गई वो तो एक्ट के प्रोविजंस में आ जाएगी और उनके एक्ट में वो सारी कंडीशन और रूल लिखी जाएगी। बस कुछ कंडीशंस या कुछ रूल्स ऐसी है जिनको क्लियर नहीं होता, और क्लियर नहीं होता मतलब उसका आता है डाउट। डाउट किसके आता है? डिपार्टमेंट के भी आ जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग उस रूल को इंटरप्रेट कर लेते हैं, या आईसीसी को भी आ जाता है। आईसीसी आता है तो कोर्ट में केस करता है, डिपार्टमेंट को आता है तो या तो उसको डिमांड निकालेगा या कुछ करेगा। अब डिमांड निकालेगा तो फिर आईसीसी किस में जाएगा? कोर्ट में जाएगा। ठीक है, इस केस में जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में क्या होता है? डिसीजन दिया जाता है। अब जब डिसीजन जाता है वो फिर उसके डिसीजन को भी हम वही लॉ बन जाता है, उस केस में उसी को फेवर किया जाता है। अब कोर्ट कितने हो गए? एक तो हो गया हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात नहीं कर रहा। हाई कोर्ट ने जो कोई भी ऑर्डर पास किया, जो भी केस किया उसका, अगर जो ऑर्डर पास किया तो वो किसके लिए जुडिक्शन होगा? उसी के स्टेट के लिए अप्लाई हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में गया तो वो ऑल ओवर इंडिया उसको फॉलो कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया उस केस को फॉलो कर सकते हैं और वो एप्लीकेबल होगा, ऑल ओवर इंडिया उसको फॉलो करेंगे। और हाई कोर्ट में गया तो उसका रेस्पेक्टिव, जैसे मान लो राजस्थान हाई कोर्ट में कोई इनकम टैक्स का कोई केस गया, डिस्प्यूट चल रहा था आईटी और एससीसी के बीच में, तो ये जो राजस्थान का जो हाई कोर्ट होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो जितने भी मैटर्स होंगे उससे रिलेटेड सेम टू सेम मैटर, तो उसके लिए ये डिसीजन फॉलो किया जाएगा। मान लो कोई केस आया जिसमें इनकम टैक्स का डिमांड आ गया, मान लो सेक्शन 206, या मान लो बिजनेस इनकम है कि इसको बिजनेस की इनकम में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उस केस में केस हुआ और वो राजस्थान हाई कोर्ट में गया, तो उससे रिलेटेड ही अगर मान लो सेम टू सेम कंडीशन वाला केस है, उस केस में वही डिसीजन फॉलो किया जाएगा। उसके लिए बार बार हाई कोर्ट ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं है, वो उसको रेफर करवा देगा और डिपार्टमेंट भी उसको रेफर करवा देगा और उसके बिहाफ पे अपना क्लियर कर लेंगे। और अगर यही केस अगर मान लो अपना सुप्रीम कोर्ट में गया है तो सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या होगा? जो डिसीजन होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट है तो वो सभी स्टेट्स, ऑल द स्टेट्स के लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। और कैश लॉज आर डील्ड विद एट द फाइनल लेवल, और ये जो आईपीसीसी लेवल में है नहीं होते, ये फाइनल लेवल में, फाइनल सीए फाइनल में डिस्कस किया जाता है और क्वेश्चन ही उसमें कैश लॉ से रिलेटेड सीए फाइनल में ही आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लेवी ऑफ द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द एवरी पर्सन। किस पे किया जाता है? टोटल इनकम पे। टोटल इनकम कौन सी ईयर की? प्रीवियस ईयर की। सर प्रीवियस ईयर क्या होता है? आगे हम देखेंगे। ऑफ एवरी पर्सन, अब पर्सन क्या होता है इसकी भी डेफिनेशन है, मतलब कोई भी व्यक्ति, अभी तो यही समझ लो कोई पर्सन है, उसके पिछले साल में जो भी इनकम थी उसके इनकम में उसका टोटल इनकम होता है, उससे टैक्स लेवी किया जाएगा। ये बात कौन बोलता है? सेक्शन 4। तो चार्जिंग सेक्शन कौन सा हो गया इनकम टैक्स का? सेक्शन 4। ए पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल। अब सर पर्सन कौन कौन सा होता है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन सा हो गया? आदमी, मतलब जो जीवित है, नेचुरल पर्सन हो गया ना, जैसे मैन, वुमेन, और जो अभी थर्ड जेंडर है वो भी इसमें इंडिविजुअल माना जाएगा। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो क्या हो जाएगा? पर्सन माना जाएगा। एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो गए, मतलब
दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर ज्वाइंट, अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखे और एसोसिएट बना लिया अपना, तो वो भी क्या हो जाएगा, पर्सन माना जाएगा। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब नेचुरल पर्सनों का बंडल हो गया, नेचुरल पर्सन्स हो गए, उनका अगर कोई ग्रुप होता है तो क्या हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो वो क्या हो गया, पर्सन माना जाएगा। फर्म हो गई, फर्म कौन सी, पार्टनरशिप फर्म। फर्म का मतलब हो गया पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी, और कंपनी एक्सेट्रा। तो क्या हो गया, पर्सन इंक्लूड्स। अब वर्ड यूज हुआ इंक्लूड्स, अगर इनके अलावा कोई और भी होगा, देखो कोई भी एक्ट अपन पढ़ते हैं उसमें दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है इंक्लूड्स, एक होता है मीन्स। मीन्स का मतलब ये हो गया कि उस डेफिनेशन में जो मतलब दिया हुआ है वही फाइनल है, उसके अलावा ना कोई प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं। अगर कोई भी डेफिनेशन में इंक्लूड्स दिया हुआ है तो जो डेफिनेशन में है वो तो है ही, उसके अलावा और भी शामिल अगर उनको लगता है कि इसमें ये भी चीज शामिल होना चाहिए और भी शामिल करना चाहिए, उसे उसको ऐड कर सकते हैं। क्या समझ, तो इंक्लूड्स है, मींस इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और फर्म और कंपनी, ये तो है ही हैं। इनके अलावा कोई और भी है तो अगर उनको लगता है कि इसको पर्सन में शामिल किया जाना चाहिए तो ये शामिल कर सकते हैं। मतलब ये क्या हो गई, इंक्लूसिव डेफिनेशन हो गई। सर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइप के पर्सन हो गए। ठीक है, पहला कौन सा हो गया, इंडिविजुअल। दूसरा कौन सा हो गया, एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तीसरा कौन सा हो गया आपका, फर्म। चौथा कंपनी। पांचवा एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सिक्स्थ हो गया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में का इसका एग्जांपल दें तो पर्सन का मतलब हो गया कि एक मान लो कोई कंपनी है और एक इंडिविजुअल है, तो ये क्या कहलाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या होगा, एक मान लो कोई व्यक्ति है और दूसरा भी व्यक्ति है, ए पर्सन है, बी पर्सन है और सी पर्सन है। मतलब पर्सन का मतलब हो गया यहाँ पे नेचुरल। अरे ये तीनों मिलके बनाएंगे और वो कोई फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो ये किस में जाएगा, एसोसिएशन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में। अगर मान लो इन तीनों में एक एबीसी फर्म भी है और ये तीनों मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं या काम धंधा कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। इस केस में बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं होगा, इस केस में क्या हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। ठीक है, टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल। इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द एसईसी और टोटल इनकम। सेक्शन 4 क्या कहता है, किस पे लेवी होगा, टोटल इनकम पे होगा। और सच टोटल इनकम हैज टू बी कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजंस कंटेन इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। और ऐसा इनकम टैक्स किस पे कंप्यूट किया जाएगा, जो प्रोविजन कंटेन है इनके इनकम टैक्स एक्ट में। मतलब ग्रॉस इनकम होगा, उसमें डिडक्शन से जो सारी चीजें होंगी उस पर कैलकुलेट किया जाएगा। अब लेट्स गो आउट टू स्टेप टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल फॉर द पर्पज ऑफ द लेवी ऑफ इनकम टैक्स। मतलब टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी स्टेप्स होती है। तो सबसे पहले स्टेप होती है आपको उसका रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना पड़ेगा। सर रेजिडेंशियल स्टेटस तो पता कर लेंगे कि कोई है व्यक्ति इंडिया में तो इंडिया का हो गया रेजिडेंशियल स्टेटस, नहीं, वो इंडिया का है, इंडिया में पैदा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया में है। इसका नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। मैंने कोई सिटीजनशिप ले रखी है इंडिया की तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो
इंडिया का ही होगा। एक बंदा एक टाइम पे एक से अधिक कंट्रियों में रेजिडेंट हो सकता है, ये इसका है। तो आगे हम देखते हैं कैसे हो सकता है। The residential status of a person has to be determined to ascertain which income is to be included in the computing the total income and which income is not included in total income। मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों पता करेंगे? सर कुछ इनकम ऐसी होती है, कुछ इनकम ऐसी होती है कि उसकी इनकम में काउंट किया जाएगा, कुछ इनकम ऐसी होगी वो काउंट नहीं किया जाएगा। ये किसके बेसिस पे डिसाइड होगा? रेजिडेंशियल स्टेटस पे। अगर मान लो वो रेजिडेंट है तो बहुत सारी इनकम है जो काउंट की जाएगी, फॉरेन इनकम भी उसकी इनकम में ऐड किया जाएगा। अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो जैसे फॉरेन, फॉर एग्जांपल फॉरेन की इनकम है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ये सारी चीजें किससे पता लगेगा? अपन को रेजिडेंशियल स्टेटस से। तो सबसे पहला काम किसी की भी रिटर्न भरना या टैक्स कंप्यूट करना है तो सबसे पहला काम है आपको उसको रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द रेजिडेंशियल स्टेटस। आइडेंटिफाई नहीं, वर्ड यूज होगा डिटर्मिनेशन ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस। और रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से किस किस कैटेगरी में बांटा गया है? तो रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, एक हो गया रेजिडेंट, एक हो गया नॉन रेजिडेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत बनाया हुआ है, मैं सही से बनाता हूं। देखो, रेजिडेंट एज पर आईटी एक्ट 1961, एक तो हो गया रेजिडेंट, एक हो गया नॉन रेजिडेंट। ठीक है, रेजिडेंट में किसको काउंट किया जाएगा? कुछ तो हो गया रेजिडेंट जो सिंपल आपको रेजिडेंट माना जाएगा, कुछ होते हैं रेजिडेंट नहीं होते हुए भी उनको क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड रेजिडेंट। तो ये किसका पार्ट आ गया? रेजिडेंट का ही पार्ट है, ऑब्लिक डीम्ड रेजिडेंट। अब रेजिडेंट और डीम्ड रेजिडेंट भी दो प्रकार के होते हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट दूसरा होता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ROR RNOR। और नॉन रेजिडेंट में ROR RNOR कुछ नहीं होता, सिंपल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होता है। ठीक है, तो ये जो रेजिडेंस का प्रकार हो गया। ठीक है, कितने प्रकार रेजिडेंट होते हैं और रेजिडेंट के हिसाब से अपन डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी इनकम आपको शामिल करनी, कौन सी इनकम शामिल नहीं करनी। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, द ड्यूरेशन फॉर विच ही प्रेजेंट्स इन इंडिया डिटरमाइंस his residential status. Based on the time spent by him, he may be either resident or he may be resident ordinary resident. रेजिडेंट में कौन होगा? टाइम के हिसाब से रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बी क्या होगा? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट तो होगा लेकिन ऑर्डिनरी साधारण जनरली वो नहीं होगा। या फिर क्या होगा? नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है, नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन डिटरमाइंस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द इनकम। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या करेगा? टैक्सेबिलिटी डिटरमाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, income earned and received outside India will not be taxable in the hands of the non-resident but will be taxable in the hands of the resident and ordinary resident. ठीक है, मैं बताया था कि रेजिडेंशियल स्टेटस के बिया पे डिसाइड करना होगा कि कौन सी इनकम किसमें काउंट की जाएगी, कौन सी इनकम काउंट नहीं की जाएगी। ठीक है, तो अगर मान लो रेजिडेंट में ROR हुआ तो अगर आउटसाइड इंडिया से अगर उसने जो भी इनकम कमाई है वो उसकी टोटल इनकम में शामिल की जाएगी। और इसी केस में नॉन रेजिडेंट है और वो फॉरेन में अगर इनकम कमाया
उसकी टोटल इनकम में इंडिया में काउंट नहीं की जाएगी। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द डीम्ड रेजिडेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द फाइनेंस एक्ट 2020 हैज बीन डिस्कस्ड इन चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 आएगा, उसमें डिस्कस करेंगे कि डीम्ड रेजिडेंस क्या होता है और ये कब आया है, फाइनेंस एक्ट 2020। और इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ये अमेंडमेंट आया है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और CIPCC के लिए भी। ए डीम्ड रेजिडेंट इज ऑलवेज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। अच्छा, अब इसमें जो डीम्ड रेजिडेंट होगा वो क्या होगा, ऑलवेज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ROR कभी नहीं होगा, वो हमेशा कौन होगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है। क्लासिफिकेशन, अब स्टेप 1 में हमने ये देख लिया कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अब सेकेंड स्टेप क्या होगी, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर द डिफरेंट हेड। अब इनकम का क्लासिफाई होगा। अब सपोज मैं एक बंदा हूं, मैं सैलरी पे भी काम करता हूं, तो मेरी क्या होगी, सैलरी की इनकम हो गई 1 लाख। मेरा कोई बिजनेस खोल रखा है पार्ट टाइम, बिजनेस से मैं कमाता हूं 2 लाख रुपए। ठीक है। मैंने FD करवा रखी है, FD पे मेरे को इंटरेस्ट मिलता है 50,000 रुपए। मेरा एक घर भी है, वो किराए पे दे रखा है। मेरे 2 घर हैं, एक में मैं खुद रहता हूं और दूसरा मैं किराए पे दे रखा हूं। किराया मेरे को आता है 80,000 रुपए। ठीक है। इसके अलावा मैं शेयर्स में भी डीलिंग करता हूं, तो शेयर्स की परचेज सेल से मेरे को इनकम हुआ, मान लो 50,000 का, मैंने उसका प्रॉफिट कमाया शेयर्स ट्रेडिंग से। ठीक है। तो ये क्या हो गया, अलग अलग सोर्सेज हो गए। तो अलग अलग सोर्सेज में इनकम टैक्स में क्या कर रखा है, इन सोर्सेज को बांट रखा है। इनकम फ्रॉम सैलरी का अलग हेड दे रखा है, इसके लिए अलग से रूल्स दिए हुए। बिजनेस की इनकम कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए अलग से रूल दिया हुआ है। FD जो कि अदर सोर्स में आता है, FD पे जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो अदर सोर्स में आता है। तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, उस पे जो इनकम हुआ उसके लिए आपका अलग हेड है। शेयर्स ट्रेडिंग उसको कहते हैं कैपिटल गेन, उसके लिए अलग से हेड है। तो इनके क्लासिफाई कर रखा है हेड वाइज। तो इन क्लासिफाई हेड वाइज कर रखा है, तो इनके लिए अलग अलग रूल्स दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट अपना स्टेप क्या आ जाता है कि जो भी इनकम है उसको क्लासिफाई करो कि वो सैलरी इनकम में जाएगा, कि बिजनेस इनकम में जाएगा, कि कैपिटल में गेन में जाएगा, या अदर सोर्स में जाएगा। तो वो सारी चीजें क्या होती है, इसका क्लासिफाई करना पड़ता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, क्लासिफिकेशन। ए पर्सन में अर्न इनकम फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। फॉर एग्जांपल, ए सैलरीड पर्सन earns income by way of the salary. He also get interest from bank, saving bank account, FD. Apart from this, he has invested in the shares. He would getting dividend. उसमें डिविडेंड लेगा, डिविडेंड आएगा अदर सोर्स में, और अगर खरीदने बेचने में जो प्रॉफिट हुआ वो आएगा कैपिटल गेन में। एंड व्हेन सेल्स दिस शेयर्स he may earn profit on such sale. If he owns a residential property which he lets out, he would earn rental income. Under the Income Tax 1961, for computation of the total income, all income of the taxpayers are classified into the 5 different heads of the income, or these are shown as below. मतलब इनकम टैक्स एक्ट में कितने हेड दिए हुए हैं इनकम हेड के, 5 हेड दिए। सर कौन कौन से, अभी बताते हैं। पहला हो गया सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा हो गया हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हो गया आपका PGBP, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस। वर्ड यूज हुआ बिजनेस और प्रोफेशन। ब्रैकेट में क्या बोलते हैं, PGBP इसको बोलते हैं। हाउस प्रॉपर्टी हो गया, PGBP हो गया। नेक्स्ट हो गया कैपिटल गेन। और अगर इन तीन चारों में कोई भी नहीं आया तो फिर लास्ट में जो बचा अदर सोर्स। अगर इन तीनों में आपको क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हो तो लास्ट में कौन सा बचा, अदर सोर्स। तो 1 2 3
4, 5, टोटल कितने ऐड हो गए? 5 ऐड हो गए। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन। नेक्स्ट हो गया कैपिटल गेन और इनकम हो गया अदर सोर्सेज। सैलरी, पेंशन एंड इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। रेंटल इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जैसे मैंने एग्जांपल में बता दिया था। इनकम डेराइव्ड फ्रॉम कैरिंग ऑन द बिजनेस और आ प्रोफेशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। हाँ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द कैपिटल असेट, लाइक आपने लैंड परचेज या सेल किया या शेयर्स आपने खरीदे, तो टैक्सेबल कौन से हेड में होगा? कैपिटल गेन्स में हो गया। द फिफ्थ एंड द लास्ट शेड्यूल, ये कौन सा होता है? रेजिडुअल होता है, रेजिडुअरी हेड। अगर इन चारों में कोई भी कवर नहीं है तो वो किस में आएगा? अदर सोर्स में। द फिफ्थ हेड ऑफ इनकम इज रेजिडुअरी हेड एंड इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स बट नॉट टैक्सेबल अंडर द फर्स्ट फॉर हेड्स विल बी टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। द टैक्स हेड हैज टू क्लासिफाई द इनकम अंडर द रिलेवेंट हेड ऑफ द इनकम। अब इनके अलग अलग रिलेवेंट हेड में आपने इनकम को क्लासिफाई कर दिया। तो नेक्स्ट आ गया, आपने रेजिडेंशियल स्टेटस भी देख लिया। रेजिडेंशियल स्टेटस आपको ये बताया कि कौन सी इनकम काउंट करना है, कौन सी इनकम काउंट नहीं करना। अब काउंट करना है नहीं काउंट करना, ये पता लगने के बाद हम क्या करेंगे कि जो भी इनकम है उनको अलग अलग हेड में सेग्रीगेट कर देंगे। और अलग अलग हेड में सेग्रीगेट करने के बाद में अब सेग्रीगेट तो कर दिया, अब उनकी इनकम कंप्यूट करेंगे। सेग्रीगेट करने के बाद हाउस प्रॉपर्टी में कोई मान लो आपकी रेंटल इनकम है 5 लाख, उसमें आपके खर्चे भी हैं, तो कितने की आपको उसमें छूट मिलेगी? ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। जैसे सैलरी है, सपोज करो आपको 12 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। 12 लाख में आपने मान लो सरकार कहती है कि आपको 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ अलाउंसेज आपको मिलते हैं। अगर आप नौकरी करते होंगे तो आपको अलाउंसेस मिलते हैं, तो उनकी आपको गवर्नमेंट के हिसाब से आपको छूट दी जाएगी। तो ये तो हो गया सैलरी का। सैलरी हेड का इनकम हमने कंप्लीट कर लिया। फिर हाउस प्रॉपर्टी आएगा। हाउस प्रॉपर्टी आपको मान लो 1,20,000 रुपए का रेंट रिसीव होता है। इसमें आपके जो नगर पालिका कर होता है म्युनिसिपल टैक्स, वो पे किया 10,000। ठीक है, और आपका मान लो आपने रिपेयर करवाया या इंटरेस्ट लिया, उसकी छूटें मिलती है। ठीक है, उन छूटों का अलग अलग नियम बनाए हुए हैं अलग अलग हेड के लिए, तो उनका कंप्यूट किया जाता है हर एक हेड का। इसी प्रकार आपका कैपिटल गेन का होगा, पीजीबीपी की कंप्यूटेशन होगी। तो हम क्या करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। इनकम इज टू बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन गवर्निंग इन ए पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम। एग्जम्पशंस, there are certain income which are wholly exempt from income tax. Example, agriculture income. These incomes have been excluded and will not form part of the total income. कुछ इनकम ऐसी भी होगी जो कि आपका टोटल इनकम का पार्ट नहीं होगी, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम है, तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा। ऑल्सो सम इनकम्स आर पार्शली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स। कुछ पार्शली एग्जेम्प्ट है, कुछ पार्शली टैक्सेबल है। जैसे आपको मान लो सैलरी में एचआरए रिसीव्ड हुआ 10,000 का, तो उसमें कुछ कंडीशंस है, उसके कंडीशंस के हिसाब से सपोज करो आपकी कंप्यूटेशन आती है 5,000 की छूट मिलती है, तो 5,000 ही आपको टैक्सेबल होगा, तो 5,000 आपका छूट मिल जाएगी। तो क्या हो गया? पार्टली एग्जेम्प्ट हो गया। एग्जाम्पल एचआरए होता है, एजुकेशन अलाउंस, ये डिटेल में हम सैलरी का कंप्यूटेशन पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे। These incomes are excluded only to the extent of the limit specified in the Act. The balance income over and above the prescribed exemption limits would enter computation of the total income and have to be classified under the relevant head of income. For detail, refer Chapter 3 income which do not form part of the total income. Chapter 3 में हम इनकी सारी exemptions पढ़ेंगे जो कि total income का पार्ट नहीं होती है। नेक्स्ट आ गया डिडक्शंस। एक तो होता है, देखो इनकम टैक्स में एक होता है एग्जेम्पशन, एक होता है डिडक्शन। एग्जेम्पशन का मतलब हो गया कि आपको टोटल इनकम में उसको काउंट ही नहीं करना है, टोटल इनकम में जोड़ना ही नहीं है, सीधा ही उसको ना तो जोड़ना है ना हटाना है, उसको शामिल ही नहीं करना। एग्जेम्पशन का मतलब हो गया शामिल नहीं करना है, किसमें? टोटल इनकम में। और डिडक्शन का मतलब हो गया एक बार इनकम में
इनकम में शामिल करना है, ठीक है। फिर उसे घटाना है, घटाना मतलब डिडक्ट करना है। तो ये डिडक्ट वर्ड से बना है डिडक्शन। जैसे आपको अगर आपने पढ़ा हो तो जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है वो 10,000 तक एग्जेम्प्ट 10,000 तक होता है, तो उसके आपको 10,000 तक का आपको डिडक्शन मिलती है। अगर आपको सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट, जो सेविंग बैंक में आपके पैसे जमा है उस पर सपोज करो आपका इंटरेस्ट 50,000 रुपए है, तो एक बार आपकी इनकम में 50,000 शामिल करेंगे और उसकी कंडीशन है कि 10,000 को आपको छूट मिल जाएगी, 10,000 का आपको रिडक्शन मिल जाएगा। तो 10,000 आपकी इनकम में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा और 40,000 आपका टैक्स लगेगा। पर ये क्या होगा, एक बार जो अदर सोर्स की इनकम है ना उसमें ऐड होगा। और इस केस में अगर मान लो एग्जेम्प्ट है तो वो अदर सोर्स की इनकम में अगर मान लो कोई इनकम ऐसी है, कोई ऐसा जो जैसे पीपीएफ का इंटरेस्ट हो गया, अगर उसका इंटरेस्ट है तो ऐड ही नहीं होगा, वहां पे ऐड ही नहीं करना उस इनकम के ऐड में, तो डिडक्शन का तो सवाल ही नहीं होता। मतलब जो हम ये भी कह सकते हैं जिसका अगर एग्जेम्पशन है तो उस इनकम में से कोई डिडक्शन नहीं मिलता। तो डिडक्शंस आपको एक बार इनकम में काउंट करना पड़ेगा, फिर उसको लेस करना पड़ेगा, वो होती है डिडक्शन। और जो इनकम में शामिल नहीं होती वो होती है एग्जेम्पशन। There are the deduction and allowances prescribed under each head of the income. For example, while calculating the income from house property, municipal taxes and interest on the loan are allowed as a deduction. Means आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 1,20,000 है और आपने म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया तो उसका क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। Similarly, deductions and allowances are prescribed under the other heads of the income. ठीक है, these deductions are have to be considered before arriving at the net income and chargeable under the each head. For detailed discussion के लिए deduction from gross total income से हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप है क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ द स्पाउस, माइनर एंड चाइल्ड। क्लबिंग का मतलब हो गया ऐड करना, क्लब करना, एक या एक से बंदे की इनकम को किसी पर्टिकुलर बंदे की इनकम में ऐड करना। इन केस ऑफ द इंडिविजुअल्स, इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द स्लैब सिस्टम ऑन द टोटल इनकम। द टैक्स सिस्टम is a progressive, that is the income is increases, applicable rate of the tax increases. Some taxpayers in the higher income tax bracket have a tendency to divert some portion of their income to their spouse, minor child, etc. to minimize their tax burden. In order to prevent such tax avoidance, clubbing provisions have been incorporated in the Act, and under which income arising to a certain person like a spouse, minor child, have to be included in the income of the person who has diverted his income for the purpose of computing tax liability. For detailed discussion, refer to chapter 5, income of the other person included in the assessee's total income. एक्चुअली होता क्या है कि क्लबिंग का प्रोविजन क्यों आया, हर एक प्रोविजन का एक मीनिंग होता है जिसका आने का कारण होता है। इनकम टैक्स क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है आपकी टैक्स रेट बढ़ती जाती है। इनकम आपकी बढ़ेगी, टैक्स रेट भी आपकी बढ़ेगी। तो बंदा क्या करता है, जैसे इंडिविजुअल के केस में अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो इनकम का पार्ट है वो किसको ट्रांसफर कर दूंगा, मेरे माइनर चाइल्ड को या वाइफ को, इनको क्या कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा। सपोज मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी मेरे नाम है, मैं कमाता हूं, मैंने खरीदी थी। मैंने क्या किया कि हाउस प्रॉपर्टी से मेरे को 5 लाख रुपए का इनकम आ रही थी, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही थी 5 लाख रुपए की। इसके अलावा मेरे को क्या था कि सैलरी इनकम तो मेरे को रिसीव हो रही थी 10 लाख रुपए, इसके अलावा 5 लाख रुपए मेरे को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही थी, तो टोटल इनकम मेरी कितनी होगी, 15 लाख। तो 10 लाख से ऊपर जैसे ही आपकी इनकम जाती है तो आपका टैक्स रेट बढ़ के हो जाता है कितना, 30% के हिसाब से।
पहले होता है 20% और जैसे 10 लाख से ऊपर गए तो आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा 5 लाख रुपए पे, 10 लाख से जो भी ज्यादा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 5 लाख रुपए मेरी इनकम हो रही तो मैं क्या करता हूँ, हाउस प्रॉपर्टी को बिना कंसिडरेशन लिए मेरी वाइफ को ट्रांसफर कर देता हूँ। ट्रांसफर कर दिया वाइफ को, तो अब ये जो वाइफ को ट्रांसफर कर दिया तो किराया किसके नाम से आएगा, मेरी वाइफ के नाम से। और वाइफ की इनकम क्या है, अभी मेरी 0। अब 5 लाख अगर इसकी हो भी जाएगी तो इसका भी टैक्स हो गया 0 और 5 लाख पे 30% 1.5 लाख, मेरा टैक्स कम हो गया। तो मैं क्या कर लूंगा, ऐसे 1.5 लाख की टैक्स की सेविंग कर लेता, मतलब टैक्स को चोरी कर लेता एक तरीके से प्लानिंग करके। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया कि अगर आप ऐसे ट्रांसफर करते हो तो आपकी जो इनकम, अगर कुछ कंडीशंस होती है, अगर आपने ऐसे कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करके अगर इनकम टैक्स को आपने टोटल इनकम को कम करने की कोशिश की तो आपको एक क्लबिंग का प्रोविजन ला दिए और वो जो इनकम 5 लाख रुपए वाइफ की है वो आपकी इनकम में ही जोड़ी जाएगी और 10 लाख से इनकम आपकी फिर से 15 लाख कर दी जाएगी और 15 लाख पे आपको टैक्स लगाया जाएगा। तो ये होता है क्लबिंग प्रोविजन इन सिंपल में। ठीक, अब नेक्स्ट क्या हो गया, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्डेड ऑफ लॉसेस। स्टेप 5, सेटअप और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। An assessee may have different sources of income under the same head of income. He may have profit from one source and loss from another source. For instance, an assessee may have income from textile business or loss from printing business. ठीक है, these losses can be set up against the profit of the textile business to arrive the net income chargeable under the head profit and gains of the business and profession. Similarly means इसी प्रकार an assessee can have loss under the one head of income, say income from house property, or profit under the another heads of income, say profit and gains from business or profession. These are the provisions. There are provisions in the Income Tax Act 1961 for allowing inter-head adjustment in the certain cases. कुछ केसेस में क्या होता है कि inter-head adjustment भी दिया होता है। ठीक है, मैं आगे समझाता हूँ, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। However, there are also restriction on the certain cases. कुछ केसेस में restrictions भी है, like business loss is not allowed to be set up against the salary income. Business income को हम salary income से set up नहीं कर सकते हैं। Further, losses cannot be carried forward in the current year due to inadequacy of the eligible profits can be carried forward for set up in the subsequent years as per the provision contained in the Act. Generally, brought forward losses under a particular head cannot be set up against income under another head. Means इसका मतलब क्या, अभी समझा देता हूँ। Brought forward losses cannot be set up against income from house property. अगर आपका बिजनेस का लॉस है तो वो हाउस प्रॉपर्टी और आपका लॉस, सपोज करो आपका इस साल में बिजनेस पीजीबीपी में लॉस आया, ठीक है, मतलब बिजनेस की इनकम में आपको लॉस आया, आपने उसको क्या किया, कैरी फॉरवर्ड किया। तो कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल जैसे ही जाओगे तो आपका जो सेटअप होगा वो आपके ओनली बिजनेस इनकम से ही होगा, ना कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से होगा इन द करंट ईयर। और डिटेल डिस्कशन रेफर टू चैप्टर 6 एग्रीगेशन ऑफ द इनकम एंड सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस। चैप्टर 6 में ये चीज हम पढ़ेंगे। सर अब हम समझते हैं कि सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड, अभी जो पढ़ा है उसको हम समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि 5 हेड के अंदर इनकम होती है, तो किसी हेड के अंदर सबसे पहले तो मैं हेड की बात कर लेता हूं। मान लो हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी की बात करता हूं। पहले तो पीजीबीपी मतलब बिजनेस करता हूं, मैं एक पर्सन हूं, मैं बिजनेस करता हूं किसका, कपड़े का बिजनेस करता हूं। दूसरा है मेरा परचूनी की दुकान, ठीक है। कपड़े के बिजनेस में मेरे को प्रॉफिट हुआ 10 लाख और परचूनी की दुकान में मेरे को लॉस हुआ 2 लाख। तो क्या हो सकता है, जब आप पीजीबीपी देखो, बिजनेस की इनकम दोनों ही है, क्या है बिजनेस, तो दोनों ही किस में शामिल किया जाएगा, बिजनेस में। अब क्या ये जो 10 लाख का प्रॉफिट है और इधर 10 लाख का लॉस है, क्या इससे सेटअप कर सकते हैं?
मतलब 10 लाख की इनकम में ये 2-2 लाख का घाटा हुआ है, क्या इसको सेटअप कर सकते हैं? तो इनकम टैक्स कहता है कि हाँ आप इसको सेटअप कर सकते हो और 8 लाख आपकी इनकम मानी जाएगी, ना कि 10 लाख। ठीक, ये तो हो गया सेम हेड एडजस्टमेंट। कौन सा हो गया ये? सेम हेड सेट ऑफ। ठीक है, अब होता क्या है, सपोज करो मेरी पीजीबीपी में इनकम है, मतलब प्रॉफिट है आपका 10 लाख रुपए। सॉरी, यही वाला कैसे ले लेते हैं, इसमें आपका सेट ऑफ लॉस करने के बाद में आपकी इनकम आ रही 8 लाख रुपए। अब मेरी एक हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी का मीन्स मेरा एक मकान है जिसको मैंने क्या किया है कि लोन पे बनाया है। उसको लोन पे मेरा इंटरेस्ट जाता है सपोज करो 1.5 लाख का, और मेरी उसकी रेंटल इनकम होती है 50,000 रुपये। 1.5 लाख का तो मैंने इंटरेस्ट चुकाया, 50,000 रुपये मेरी इनकम हुई, तो मेरे को लॉस कितना हुआ हाउस प्रॉपर्टी में? 1 लाख रुपए का। तो ये जो 1 लाख रुपया है मैं क्या करूंगा, पीजीबीपी की इनकम में से सेट ऑफ कर दूंगा। मतलब क्या मेरे को इसमें से छूट मिल जाएगी? हाँ, आपको इसमें से छूट मिल जाएगी और 7 लाख रुपए आपकी टोटल इनकम मानी जाएगी। ये तो हो गया इंटर हेड एडजस्टमेंट, ये हो गया इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। सेम हेड वाला हो गया, ये इंटर हेड हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, जैसे अगर सपोज करो इस केस में आपको पीजीबीपी में आपको लॉस आता, मान लो 7 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए का अगर आपको यहाँ पे लॉस आता और आपकी इनकम होती, मान लो सैलरी से इनकम होती आपकी 15 लाख रुपए। ठीक है, तो क्या मैं ये जो 7 लाख रुपए की पीजीबीपी की इनकम सैलरी इनकम में से सेटअप कर सकता हूं? तो इनकम टैक्स का रूल कहता है कि आप पीजीबीपी की इनकम को सैलरी के इनकम के साथ सेटअप नहीं कर सकते। मींस इंटर हेड में कुछ कंडीशंस होती है, उसी कंडीशन के अंतर्गत आप सेटअप कर सकते हो, और कुछ इंट्रा हेड में मोस्टली इतनी कंडीशंस नहीं होती। ठीक है, तो वो आपका सेटअप हो जाएगा। तो कुछ कंडीशंस में आपका इंटर हेड सेटअप हो सकता है, कुछ कंडीशंस में आपका सेटअप नहीं हो सकता। ये सारी चीजें देखनी होती है। और उसके बाद अब आपका सपोज करो कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड पेंडिंग है। सपोज करो आपका पीजीबीपी है, इसमें आपको लॉस आया 7 लाख रुपए। ठीक है, बट आपका जो अदर एड में आपको सपोज करो कोई इनकम नहीं है, ना ही कोई दूसरा आपका बिजनेस है जिसमें कोई इनकम हो, तो उस साल में आपको जो लॉस आया है, तो क्या वो लॉस को अगले साल की इनकम से सेटअप कर सकते हैं? मान लो अभी बात कर रहा हूं मैं 2021 की, 2021 में मेरा लॉस आया 7 लाख का, और 21-22 में मेरा इनकम हुई, मान लो उससे प्रॉफिट हो गया 10 लाख का। तो क्या ये मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं? तो आंसर इज यस। आप कुछ इनकम है तो आगे की ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और अगले साल की इनकम में से आप उसको लेस कर सकते हो। तो ये 10 लाख में से 7 लाख लेस हो गया, 3 लाख आपका अगले साल की इनकम क्या मानी जाएगी? 3 लाख रुपए। तो ये हो गया सेट कैरी फॉरवर्ड। अब किस किस केस में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, किस किस केस में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए हम एक डिटेल में चैप्टर आएगा, चैप्टर 6, उसमें हम देखेंगे कौन कौन सी इनकम को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, कौन कौन सी इनकम को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। तो ये स्टेप 5 हो गई, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेज। अब आ गया स्टेप 6, कंप्यूटेशन ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम। अब नेक्स्ट स्टेप आ गई। अब हमने क्या किया, अलग अलग हेड का सबसे पहले तो हमने क्या किया, रेजिडेंशियल स्टेटस देख लिया। उसमें हमें यह पता लग गया कि कौन सी इनकम को ऐड करना है, कौन सी इनकम को शामिल नहीं करना। उसके बाद अलग अलग हेड की इनकम का क्लासिफिकेशन कर लिया। अलग अलग हेड की क्लासिफिकेशन करने के बाद उसमें आपने इनकम निकाल ली, कौन सी उसका इनकम जोड़ना है, कौन सी को कितना डिडक्शन करने के बाद प्लस माइनस करके आपने ये कर लिया कि अलग अलग हेड की कितनी इनकम है। अब इस हेड की इनकम का, इस हेड की इनकम का, इस हेड की इनकम का टोटल करके क्या निकाल लेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई बोलते हैं इसको, ग्रॉस टोटल इनकम। नेक्स्ट स्टेप क्या आ गई, स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, रेजिडेंशियल स्टेटस कर लिया। उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम हो गया सेकंड। ठीक है,
थर्ड हो गया कि अलग अलग हेड की आपने इनकम, क्लासिफिकेशन यहाँ हो गया, आपने क्लासिफाई कर लिया और फिर अलग अलग हेड की इनकम आपने प्लस माइनस कर लिया। ठीक है, इसके बाद आपका जो क्लबिंग का प्रोविजंस है वो लगा लिया। आपकी मान लो वाइफ की भी इनकम है, उसका भी आपने हेड में प्लस माइनस करके उसको जोड़ लिया, क्लबिंग हो गया। नेक्स्ट हो गया, अब इसका आप करोगे क्या, टोटल। एक सेकंड, मैं ये डायग्राम दोबारा बनते हैं दोबारा। सबसे पहला आपने क्या किया, रेजिडेंशियल स्टेटस आपने देख लिया, कौन सी इनकम आपकी प्लस होगी, कौन सी इनकम डिसाइड होगी, ये आपने सबसे पहला काम कर लिया, रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड कर लिया। दूसरा कर लिया आपकी अलग अलग ऐड की टोटल इनकम का क्लासिफिकेशन कर लिया, मीन्स ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन। ठीक है, थर्ड क्या हुआ, आपका इनकम को आप क्या करोगे, क्लबिंग। क्लासिफिकेशन करने के बाद में क्लबिंग नहीं होगा, आपके अलग अलग ऐड की इनकम आप उसका टोटल करोगे, मतलब ऐड की इनकम आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, जैसे आइडेंटिफाई, जैसे 5 लाख इसकी हो गई, 1 लाख इसकी हेड में हो गई, 2 लाख इसमें हेड में। नेक्स्ट क्या हो गया, आपका क्लब करने का काम आएगा, तो आप क्या करोगे, इसमें क्लबिंग कर दोगे अपने माइनर्स की। ठीक है, क्लबिंग करने के बाद आप नेक्स्ट काम क्या करोगे, इसमें सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करोगे, प्लस माइनस करोगे, कौन सी इनकम को प्लस करना है, कौन सी इनकम को माइनस करना है और सेट ऑफ करना है। तो नेक्स्ट क्या हो गया, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अब 6th में क्या हो गया आपका, ये जो टोटल इनकम आपने प्लस करके आपका जो भी आया है, आपका ये करने के बाद में जो भी आया, इन सब का आप क्या करोगे, टोटल करोगे। टोटल करना क्या हो गया, टोटल करने पे जो आएगा आपका ग्रॉस टोटल इनकम, ये आ जाएगी। ठीक है, तो और ग्रॉस टोटल इनकम अपन डिसाइड कर लेंगे। ये आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। अब चलिए नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे स्टेप 7, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। टोटल इनकम में से क्या क्या डिडक्शन देना है, वो सारी चीजें स्टेप 7 के अंदर काउंट होगी। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। चलिए ठीक है, बाय बाय एंड गुड नाइट।